हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 स्पेक्ट्रम की बुक का उसके 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे यानी कि पार्ट 2 में आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन तो आपको सेंड कर दिए थे हमने पहले ही। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गांधी इरविन पैक्ट, यानी कि गांधी इरविन पैक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, after Gandhi Irwin Pact, peasants of Gujarat were disappointed because their land were not restored immediately. गांधी इरविन पैक्ट के बाद गुजरात के किसान नाराज हुए क्योंकि उनकी जमीन को तुरंत ही वापस नहीं दिया गया। पॉइंट नंबर 2, a public inquiry into police excesses during the suppression of the movement has been placed, यानी कि इस आंदोलन के दौरान जो पुलिस ने अत्याचार किए थे उसके बदले एक इंक्वायरी, पब्लिक इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई, शुरू की गई। तीसरा, इट प्लेस्ड द कांग्रेस ऑन एन इक्वल फुटिंग विद द गवर्नमेंट, इसने कांग्रेस को सरकार के बराबर लाकर खड़ा किया। ठीक है, अब देखिए इसमें जो तीनों ऑप्शन है अगर इनको हम ध्यान से देखते हैं तो ये मान के चलिए कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो गांधी इरविन पैक्ट है इससे यूथ डिसअपॉइंटेड हुआ था, बहुत ज्यादा हुआ था, क्योंकि उसे लगा था कि इससे हम एक विनिंग कंडीशन में आ जाएंगे। गुजरात के जो किसान थे वो डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी लैंड तुरंत मिल जाएगी, लेकिन हुआ नहीं था। ठीक है, और ये जो उनका लैंड सेटलमेंट है, जो उनको लैंड वापसी है, ये तब हुई थी जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री बनी थी प्रोविंस में, उसके पहले वो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो वो भी नाराज थे। ठीक है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। इंक्वायरी जैसी कोई बात उन्होंने करी नहीं थी, केवल पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ने की बात करी थी। ठीक है, हालांकि इससे क्या हुआ कि कांग्रेस और इरविन में सीधे बात हो रही है और इससे गवर्नमेंट और कांग्रेस को बराबर लेवल पर बैठ करके बात करने का मौका मिला था, तो इक्वल फुटिंग्स जैसा टर्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा भी पहला सही है, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो इसमें आप लगाइएगा बी, यानी 1 और 3। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कंपैरिजन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दोनों का कंपैरिजन करना है। नंबर 1, द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव ऑफ सीडीएम वाज कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड नॉट जस्ट द वेगली वर्डेड स्वराज एज इन एनसीएम, यानी कि नॉन कोऑपरेशन में स्वराज शब्द इस्तेमाल किया गया था जबकि सीडीएम में कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसा शब्द इस्तेमाल किया गया था। दूसरा, देयर वाज एन इंक्रीज इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट्स involving the intelligentsia such as lawyers giving up practice, students giving up government schools to join national schools and colleges in CDM. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें केवल अपने जो रॉन्ग्स हैं उनको सही करने के लिए मेथड नहीं चाहिए। ठीक है, और जबकि नॉन कोऑपरेशन में स्वराज जैसा टर्म इस्तेमाल किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो कह रहा है वो सही नहीं है क्योंकि जो प्रोटेस्ट के फॉर्म्स हैं वो इंक्रीज नहीं हो रहे इंटेलिजेंसिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। ठीक है, तो ये कहना सही नहीं है। हालांकि इसमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन जरूर हुआ था, लगभग उतना ही जितना नॉन कोऑपरेशन में था। ठीक है, कोई बड़ा लेबर मूवमेंट नहीं हुआ इस दौरान। ठीक है, तो ये चीजें भी आप ध्यान रखिएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है, पहला स्टेटमेंट सही है, आप इसमें ओनली 1 लगाइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। Consider the following statements. In Karachi session of Congress in 1931, the goal of Purna Swaraj was reiterated. यानी कि कांग्रेस के कराची सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को दोबारा मांगा गया, लक्ष्य को पुनः निर्धारित किया गया। दूसरा, इन कराची सेशन along with the rights of people, economy was also given importance. कराची सेशन में इकोनॉमी पर भी ध्यान दिया गया, लोगों के राइट्स पर भी बात की गई।
देखिए जो कराची सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है 1931 वाला, ठीक है। इसमें क्या था, कांग्रेस ने कहा कि जो दिल्ली पैक्ट है, यानी कि जो गांधी इरविन पैक्ट है, उसको उन्होंने एंडोर्स किया, यानी कि एक्सेप्ट किया। पूर्ण स्वराज की मांग को दोबारा दोहराया और इसके साथ साथ दो बड़े रेजोल्यूशंस पास किए, एक फंडामेंटल राइट पर था और दूसरा नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम पर था, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इसके दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इसमें सी लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू रिजोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्राम इन 1931। 1931 के इकोनॉमिक प्रोग्राम के प्रस्ताव पर बात करनी है। नंबर 1, इट इंक्लूडेड स्टेट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ की इंडस्ट्रीज, माइंस एंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि राज्य का नियंत्रण होना चाहिए महत्वपूर्ण उद्योगों पर, खदानों पर और यातायात के साधनों पर। नंबर 2, इट प्रोपोगेट्स फ्रॉम मिनिमम रेंट टू फॉर अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स, ये ऐसी जमीनों जो बहुत ही आर्थिक तौर पर लाभप्रद नहीं, उनके लिए मिनिमम रेंट की बात भी करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही बातें न्यू इकोनॉमिक जो इनका रेजोल्यूशन था इकोनॉमिक प्रोग्राम का, उसमें दोनों ही बातें शामिल थी। तो इसमें आप सी लगा सकते हैं, बोथ ए एंड बी, ठीक है। अगर हम नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम जो इन्होंने दिया था, जो रेजोल्यूशन पास किया था, उसकी बात करते हैं, तो उसमें इन्होंने कई सारे प्रस्ताव पारित किए थे, ठीक है। जैसे इन्होंने एग्रीकल्चरल इंडेप्टनेस के लिए भी कहा था कि हमें रिलीफ देना चाहिए, ठीक है। जो अनइकोनॉमिक होल्डिंग्स हैं उनकी रेंट को एग्जम्प्ट करने की बात कही थी या मिनिमाइज कर दीजिए, ठीक है। और किसानों और लैंड होल्डर्स के जो रेवेन्यू लिया जाता है, जो रेंट लिया जाता है, उसमें भी रिडक्शन की बात करी थी। बेटर कंडीशन ऑफ वर्किंग, लिविंग वेज, लिमिटेड आवर्स ऑफ वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, इस पर भी प्रस्ताव था इनका, ठीक है। वर्कर्स और पीजेंट्स को यूनियन बनाने का अधिकार देने की भी बात इन्होंने करी थी, ठीक है। इंडस्ट्रीज वगैरह का स्टेट ओनरशिप का भी बात करा था। तो ये कई सारे मामले थे जो इसमें थे, शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दिस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस अरेंज्ड बिटवीन द ब्रिटिश एंड द इंडियंस एज इक्वल्स, यानी कि ये पहला सम्मेलन था जो ब्रिटिश और भारतीयों को बराबर लेवल पर ला करके बात करता है। नंबर 2, कांग्रेस अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस एंड पुट द डिमांड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, कांग्रेस ने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया और स्वराज की मांग की, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग की। देखिए जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है लंदन में नवंबर 1930 में और जनवरी 1931 में, ठीक है। इसमें इसको किंग जॉर्ज फिफ्थ ने शुरू किया था 12 नवंबर 1930 को, और रैमसे मैकडोनाल्ड इसको इसके चेयरपर्सन थे, ठीक है। इसमें पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स और इंडियंस को इक्वल टेबल पर बैठ के बात करने का मौका मिला, लेकिन कांग्रेस और बड़े बिजनेस लीडर्स ने इसको अटेंड करने से मना कर दिया था, यद्यपि कई अन्य ग्रुप इंडियंस के उसमें शामिल हुए थे, ठीक है। तो पहला वाला सही है और दूसरा वाला गलत है, तो आप इसमें ए लगाइए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर there was not much expectations from second round table conference, which of the following sentiments describe the correct reasons। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इसका सही कारण है। नंबर 1, द न्यूली फॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर चर्चिल वाज ओपनली हॉस्टाइल टुवर्ड्स कांग्रेस एंड इट्स डिमांड्स। चर्चिल के नेतृत्व में जो ब्रिटेन में नई सरकार बनी थी, वो कांग्रेस और उसकी मांगों के प्रति बहुत ही कह सकते हैं कि सहानुभूतिपूर्ण नहीं थी, बहुत ही कठोर थी। दूसरा, देयर वाज वीक कंसेंसस ऑन गांधी एंड हिज क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल ऑफ इंडिया। गांधी और उनके भारत को प्रतिनिधित्व करने के दावे पर बहुत कम लोगों की सहमति थी, ज्यादा लोगों की सहमति नहीं थी। तो अगर हम बात करते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, जिसको गांधी जी ने भी अटेंड किया था, ठीक है। गांधी जी जो थे वो
इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव थे। ध्यान रखिएगा सरोजनी नायडू भी गई थी जो इंडियन वुमेन का रिप्रेजेंटेशन करती थी। इसके साथ साथ मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, सर मिर्जा इस्माइल दीवान ऑफ मैसूर, एसके दत्ता, सर सैयद अली इमाम, ये सब लोग भी इसमें अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू पहुंचे थे। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि नई सरकार थी, चर्चिल की सरकार थी, और चर्चिल हमेशा इस बात के लिए बहुत ज्यादा कठोर थे कि भारतीयों को आजादी दी जाए या भारतीयों को ज्यादा सुविधाएं दी जाए। ठीक है, तो और दूसरी बात है कि इंडिया में भी अगर हम ध्यान देते हैं तो लॉर्ड इरविन जा चुके हैं, लॉर्ड विलिंगटन आ चुके हैं एज अ वायसरॉय। ठीक है, और ब्रिटेन में राइट विंग की गवर्नमेंट है चर्चिल के अंडर में, जिसका ऑब्जेक्टिव है ब्रिटिश गवर्नमेंट को मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कांग्रेस या इंडियंस के साथ बात करे, उनको इस बात पर भी ऑब्जेक्शन है। तो जाहिर सी बात है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के सक्सेसफुल होने पर लोगों को डाउट तो रहा ही होगा। ठीक है, और गांधी जी जो है वो कह रहे थे कि हम ऑल ओवर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अगेंस्ट इंपीरियलिज्म। ठीक है, लेकिन जो बाकी लोग गए थे वो ऐसा नहीं मान रहे थे, तो इस पर भी वीक कंसेंसस थी कि गांधी जी ही केवल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इसमें सी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, व्हाइट पेपर पब्लिश्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस बिकेम द बेसिस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसके बाद एक व्हाइट पेपर पब्लिश किया गया जो भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बना। दूसरा, आईएनसी अटेंडेड द कॉन्फ्रेंस ऑन इक्वल फुटिंग विद ब्रिटिश। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ब्रिटिशर्स के बराबर बैठकर इस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुई। ठीक है, तो पहला जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती है वो नवंबर 1932 से लेकर दिसंबर 1932 के बीच में होती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कांग्रेस या गांधी अटेम्प्ट नहीं करते हैं, वो नहीं जाते हैं, उन्होंने इसको इग्नोर किया और भारत के कई सारे नेताओं ने भी इसको इग्नोर किया, महत्वपूर्ण नहीं माना। ठीक है, हाँ ये है कि इसके बाद मार्च 1933 में एक व्हाइट पेपर जारी किया गया कि इसमें क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस पर डिबेट हुई, एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी बनी और जो भारत के लिए एक नए कानून बनाने के लिए सुझाव देने के लिए थी, और उसने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया फरवरी 1935 में, जो पास होकर के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना जुलाई 1935 से ये इंडिया में आ गया। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन कांग्रेस चूंकि जाती ही नहीं तो इक्वल फुटिंग वाला क्वेश्चन उठता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आप इसमें केवल 1 लगाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रानी गेंडल्यू। Gandhi has emerged as a leader of guerrilla forces fighting the British at the young age of 16. रानी गैंडल्यू जो है वो 16 वर्ष की उम्र में गोरिल्ला फोर्सेस की लीडर बन के आई अंग्रेजों के विरुद्ध। She was against Naga National Council which was engaged in secessionist movement. जो नागा नेशनल काउंसिल है उसके अगेंस्ट थी ये, और ये जो है केवल अपने जो सक्सेशन को लेकर मूवमेंट था उसी तक ही फोकस रखना चाहता था। हर लेगेसी अमंग द नागा नेशनलिस्ट इज एम्बिगुअस बिकॉज ऑफ हर परसीव्ड क्लोजनेस टू द इंडियन गवर्नमेंट। जो नागा नेशनलिस्ट हैं वो इन पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये इंडियन गवर्नमेंट से क्लोज है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तीनों ही अगर आप रानी के बारे में पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा, इसलिए इसमें आप डी लगा सकते हैं। लोगों को ये लगता था कि ये इंडियन गवर्नमेंट के काफी करीब है और इनकी ब्रेवरी, सेक्रीफाइस और पैट्रियटिज्म को उतना ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण था उनका आंदोलन और उनका विद्रोह। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। With reference to the history of Indian freedom movement, the Lothian Committee
इज रिलेटेड टू, लोथियन कमेटी का संबंध किससे है? पब्लिक सेफ्टी बिल, इंडियन सिविल सर्विस, गांधी इरविन पैक्ट, कम्युनल अवार्ड। जो लोथियन कमेटी है उसका रिलेशन है कम्युनल अवार्ड से, यानी कि डी से। ठीक है, कम्युनल अवार्ड जो है रैमसे मैकडोनाल्ड ने, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने घोषित किया था 16 अगस्त 1932 को। ठीक है, और ये इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी जो थी, जो आपकी ये लोथन कमेटी है, ये वास्तव में क्या नाम था इसका? इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन पर बेस था आपका कम्युनल अवार्ड, और इसने सेपरेट इलेक्टोरेट एस्टैब्लिश किया था फॉर माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग डिप्रेस्ड क्लासेस। ठीक है, और 78 सीट्स रिजर्व करी थी इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कम्युनल अवार्ड 1932। गांधी attempted a strike to deal with Muslims, promising to support their demands as long as the Muslims voted against separate electorate for depressed classes. गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने एक स्ट्राइक करी जिसे मुस्लिम लोगों से डील करने के लिए, कि वो उनकी डिमांड्स को तब सपोर्ट करेंगे अगर वे सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में, डिप्रेस्ड क्लासेस के सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट में वोट करें। दूसरा, द अवार्ड डिक्लेयर्ड द डिप्रेस्ड क्लासेस टू बी अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। इस कम्युनल अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी कम्युनिटी घोषित किया। ठीक है, देखिए गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट के अगेंस्ट की थी। ठीक है, और इसमें उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम सपोर्ट करें, मतलब मुस्लिम्स अगर इनके इस कॉज को सपोर्ट करते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट ना दिया जाए, तो वो मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगे उनकी डिमांड्स के लिए, यानी कि एक तरीके से आप हमें सपोर्ट करिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो पहली बात आपकी सही है। दूसरा, द अवार्ड डिक्लेयर डिप्रेस्ड क्लासेस टू बी अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। यस, इसने डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी कम्युनिटी माना था। अब क्वेश्चन ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट है तो आप दोनों सही है, तो आप डी लगा दीजिए, नाइदर वन नॉर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. Number 1, during civil disobedience in Bihar, the sale of foreign clothes and liquor dramatically declined. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान बिहार में विदेशी कपड़े और शराब की बिक्री में बहुत गिरावट आई। इन बिहार द साल्ट एजिटेशन वाज रिप्लेस्ड बाय नो चौकीदारी टैक्स ड्यू टू लैंडलॉक्ड नेचर। बिहार में सॉल्ट यानी जो नमक विद्रोह था उसके स्थान पर चौकीदारी कर नहीं देने का आंदोलन हुआ, क्योंकि बिहार जो है लैंडलॉक्ड है, वहां पर कोई सॉल्ट बनाने की जगह है ही नहीं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है। बिहार में जो चंपारण और सारण जिले हैं वहां पर सबसे पहले सॉल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, बिहार चूंकि लैंडलॉक्ड है, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉल्ट और वहां पर ना तो लार्ज स्केल पर हो सकता है, ना ही वहां पर वैसी नेचुरल कंडीशंस हैं। ठीक है, तो इसलिए जो पटना है ना, पटना के पास एक नाखास पॉन्ड है, नाखास तालाब है, वहां पर उसको चूज किया गया था कि सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए उसको दिखाया जाए, और इसके लीडर थे अंबिका कांत सिन्हा। ठीक है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि इसके बजाय हम चौकीदारी टैक्स एजिटेशन करते हैं, नो चौकीदारी टैक्स एजिटेशन करते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि बिहार में सॉल्ट बन ही नहीं रहा है, तो उसको लेकर के आंदोलन करने का कोई मतलब बनता नहीं। ठीक है, और इस दौरान क्या हुआ कि जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी कपड़े थे, लिकर थे, उसको मतलब लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। आपसे पूछा गया है व्हिच वन इज इनकरेक्ट, तो आप इसमें भी डी लगाइए, क्योंकि दोनों ही करेक्ट है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट द प्रोविजंस ऑफ कम्युनल अवार्ड।
कम्युनल अवार्ड के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पहला, द डिप्रेस्ड क्लासेस वर टू गेट डबल वोट, वन टू बी यूज्ड थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट एंड अदर टू बी यूज्ड इन जनरल इलेक्शंस। ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको दो तरीके से वोट मिल रहा है, डबल वोट मिल रहा है। पहला, वो सेपरेट इलेक्टोरेट में वोट डालेंगे, दूसरा जनरल इलेक्शन में भी वोट डालेंगे। 3% सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन ऑल प्रोविंसेस। ठीक है, सभी क्या बोलते हैं, सभी प्रांतों में 3% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया। देखिए, 3% रिजर्वेशन दिया गया था सब महिलाओं को सभी प्रोविंसेस में, लेकिन ये जो सभी प्रोविंस हैं इसमें एक प्रोविंस शामिल नहीं था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सीमांत गांधी वाला, है ना, तो ये शामिल नहीं था, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट, द मुस्लिम wherever they were in minority were to be granted weightage, यानी कि जहां पर भी मुस्लिम माइनॉरिटी में होंगे उनको वेटेज दिया जाएगा। द डिप्रेस्ड क्लासेस टू बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डेड टू द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी, यानी डिप्रेस्ड क्लासेस को माइनॉरिटी का स्टेटस दे दिया गया। तो ये भी बात सही है। तो इसमें ए सही है, सी सही है, डी सही है, तो गलत है बी, तो हमने बी पर बात कर लिया। देखिए, कम्युनल अवार्ड में क्या हुआ था, मुस्लिम, यूरोपियन, सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और यहां तक कि मराठा को भी सेपरेट इलेक्टोरेट देने की बात हुई थी। ठीक है, और ये करीब 20 सालों के लिए प्रावधान किया गया था। ठीक है, इसमें कम्युनल बेसिस पर जो सीट्स हैं प्रोविंसेस में उनको बांट दिया गया था। ठीक है, और जितनी एग्जिस्टिंग सीट्स थी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में उनको डबल कर दिया गया था। जहां पर भी मुस्लिम माइनॉरिटी में है उनको वेटेज दिया जाने की बात थी। एनडब्ल्यूएफपी को छोड़कर बाकी सारे प्रोविंसेस में महिलाओं को 3% रिजर्वेशन देने की भी बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Congress rejected the communal award announced by the British Prime Minister Ramsay MacDonald. दूसरा, Gandhi saw the communal award as an attack on the Indian unity and nationalism. कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया जो रैमसे मैकडोनाल्ड ने घोषित किया था। ठीक है, दूसरा, गांधी जी ने कम्युनल अवार्ड को भारत की एकता एवं अखंडता पर खतरा माना। आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट, इन दोनों में कौन सा इनकरेक्ट है। देखिए, अब अगर हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने कम्युनल अवार्ड को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो देखिए, कांग्रेस का जो अपोजिशन है वो केवल और केवल सेपरेट इलेक्टोरेट का है। ठीक है, लेकिन बाकी एरियाज में जो कम्युनल अवार्ड है उस पर वो डिसएग्री नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि कांग्रेस ने ना तो इसको एक्सेप्ट किया था और ना ही रिजेक्ट किया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये नाइदर एक्सेप्टेड है नॉर रिजेक्टेड है बाय कांग्रेस। ठीक है, तो कांग्रेस ना तो इसको स्वीकार कर रही है और ना ही अस्वीकार कर रही है। गांधी जी ने इसको निश्चित तौर पर देश की एकता और अखंडता पर, राष्ट्रवाद पर हमला माना था। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट बताना है, तो पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पूना पैक्ट। पूना पैक्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द पूना पैक्ट was accepted by government as an amendment to the communal award. सरकार ने कम्युनल अवार्ड के संशोधन में पूना पैक्ट को स्वीकार कर लिया था। द पैक्ट अबेंडन द आइडिया ऑफ रिजर्व सीट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। इस समझौते ने जो वंचित समुदाय है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस है, उसके रिजर्वेशन के आइडिया को समाप्त कर दिया था, अबेंडन कर दिया था। ठीक है, तो देखिए, जो पूना पैक्ट है उसमें यही कहा गया था कि आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ना कि सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। सॉरी, उसने अबेंडन नहीं किया था, उसने कहा था, हाँ बिल्कुल सही, ये गलत है। ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट है कि सरकार ने
कम्युनल लॉ में अमेंडमेंट के तौर पर इसको स्वीकार कर लिया था। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है, तो आप इसमें ए बताइए, क्योंकि सेकेंड वन इनकरेक्ट है। इस पैक्ट ने उनको रिजर्व सीट्स देने से अबेंडन नहीं किया था, जबकि रिजर्व सीट देने की बात कही। क्वेश्चन नंबर 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट implications of Pune Pact. Number 1, this led to the depressed classes to submit to the status quo in political, ideological and cultural fields and not being able to develop independent and genuine leadership. इसने डिप्रेस्ड क्लासेस को स्टेटस को पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और कल्चरल फैक्ट्स के फील्ड में स्टेटस को कर दिया, यानी यथास्थिति बनाए रखी और उनके जेन्युइन लीडरशिप और इंडिपेंडेंट को डेवलप होने का मौका नहीं दिया। नंबर 2, Pune Pact perhaps put obstruction in the way of the ideal society based on equality, liberty, fraternity and justice. जो पूना समझौता है उसने एक आदर्श समाज जिसमें समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, उसकी राह में बाधा उत्पन्न करी। Which of the following statement is correct? तो देखिए पहला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसने डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन कोई बहुत बड़ा उनके लिए एक लीडरशिप डेवलपमेंट हो या सोशल ऑर्डर में कोई चेंज हो जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, उनको एक पॉलिटिकल टूल की तरह बनाया गया जो मेजॉरिटी हिंदू कास्ट के ऑर्गेनाइजेशन के अनुरूप काम कर सके। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि ये इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस आदि के बारे में एक तरीके से सही राय नहीं देता है, एक तरीके से बाधा ही उत्पन्न करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आपसे पूछा गया है कि विच वन आर करेक्ट, तो आप इसमें लगाइए सी, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Even after signing the Pune Pact, Dr. Ambedkar continued to denounce the Pune Pact till 1947. पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भी अंबेडकर 1947 तक इसको डिनाउंस करते रहे, इसको मना करते रहे। दूसरा, ऑल इंडिया एससी फेडरेशन डिमांडेड नलिफिकेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ ज्वाइंट इलेक्टोरेट। अखिल भारतीय एससी फेडरेशन ने जो ज्वाइंट इलेक्टोरेट का सिस्टम है उसे शून्य या समाप्त करने की मांग की। ठीक है, पहला स्टेटमेंट सही है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट डॉक्टर अंबेडकर यद्यपि उन्होंने साइन तो किया था पूना पैक्ट पर, लेकिन वो लगातार इसकी वैधता मानते नहीं थे। 1947 तक उन्होंने इस बात को कहा। जो एससी फेडरेशन है ऑल इंडिया, वो भी ये मांग करता है कि ज्वाइंट इलेक्टोरेट सिस्टम जो है वो नहीं होना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आप इसमें सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। All India Anti-Touchability League was set up by Ambedkar, while weekly Harijan was started by the Gandhi in support of it. अखिल भारतीय जो छुआछूत विरोधी लीग है उसकी स्थापना अंबेडकर ने की, जबकि हरिजन नाम की पत्रिका गांधी जी ने इसके सपोर्ट में शुरू करी। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, इन रिएक्शन Hindu orthodox and reactionary elements offered support to the government against the Congress and the civil disobedience movement. इसके रिएक्शन में जो हिंदू ऑर्थोडॉक्स हैं, हिंदू कट्टरपंथी हैं, उन्होंने सरकार को कांग्रेस और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के विरोध में समर्थन देने का प्रस्ताव दिया। The government obliged them by defeating the Temple Entry Bill in 1934, और सरकार ने उन्हें कृतज्ञता जाहिर करी टेम्पल एंट्री बिल 1934 को ना पास होने देकर। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है उपरोक्त में से। ठीक है, जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग है वो अंबेडकर ने नहीं स्थापित की थी, बल्कि गांधी जी ने स्थापित की थी।
ठीक है, ये गांधी जी का एस्टैब्लिशमेंट था, सितंबर 1932 में किया था, और उसके बाद उन्होंने हरिजन नाम की वीकली मैगजीन भी निकालनी शुरू करी थी। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हिंदू ऑर्थोडॉक्स वाला जो मामला है, तो हिंदू ऑर्थोडॉक्स जो है उन्होंने निश्चित तौर पर कहा था कि आप इस तरीके से करेंगे तो हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस के विरुद्ध और सिविल डिसोबीडियंस को नहीं मानेंगे, और इसके बदले सरकार ने टेम्पल एंट्री बिल को पास कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है, पहला वाला गलत हो गया, तो इसलिए 2 और 3 है, तो आप लगाएंगे सी। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू गांधीज व्यू ऑन हरिजन्स। हरिजन पर गांधी जी के विचारों की बात करनी है। नंबर 1, गांधी हैज रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ वर्णाश्रम। गांधी जी ने वर्णाश्रम का सिस्टम अस्वीकार कर दिया। गांधी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिस्टम। जो जाति प्रथा है उसके बेहतरी या उसमें परिवर्तन के लिए गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो गांधी जी वर्णाश्रम के जो सिस्टम उसको नहीं मानते। क्वेश्चन ये है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है, गांधी वर्णाश्रम के सपोर्ट में है। ठीक है, यद्यपि वो कहते हैं कि अनटचेबिलिटी खत्म होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो वर्ण सिस्टम के विरुद्ध नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ए लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Ambedkar advocated parliamentary system of government for independent India, but Gandhi had very little respect for parliamentary system of governance. अंबेडकर भारत में स्वतंत्र भारत में संसदीय व्यवस्था चाहते थे, जबकि गांधी संसदीय व्यवस्था के बहुत पक्ष में नहीं थे। पॉइंट नंबर 2, गांधी tried to put forward simple political alternatives to the political stream for 20th century like liberalism, communalism, fascism. गांधी जी जो हैं वो 19वीं शताब्दी के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अल्टरनेटिव्स की बात करते हैं, जैसे लिबरलिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, फासिज्म हो। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। ठीक है, गांधी बहुत ज़्यादा पार्लियामेंट्री सिस्टम के फेवर में नहीं थे, उनको लगता था कि जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे मास डेमोक्रेसी में बदल जाएगी, यानी कि ज़्यादा बड़ी भीड़ जिसकी तरफ होगी वही बात मानी जाएगी। ठीक है, जबकि अंबेडकर मास डेमोक्रेसी को बहुत ही पसंद करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट भी सही हो गया, दूसरा सही है, तो आप इसमें सी लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Gandhi was against concept of mechanization of industries. Number 2, he was firm believer of extreme socialism. ठीक है, गांधी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके मशीनीकरण को पसंद नहीं करते हैं, उसके आइडिया के अगेंस्ट हैं। क्यों? क्योंकि गांधी को लगता है कि ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, ही वॉज फर्म बिलीवर इन एक्सट्रीम सोशलिज्म। नहीं, गांधी एक्सट्रीम सोशलिज्म के फर्म बिलीवर नहीं है, वो केवल और केवल कहते हैं कि सोशलिस्टिक पैटर्न रखना चाहिए, लेकिन वो एक्सट्रीम टाइप का सोशलिज्म नहीं चाहते। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही है, तो आप इसमें ए लगाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नहीं, यहाँ पे खत्म हो गया, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 18 तक चैप्टर नंबर 18 तक कर लिया है। अब इसके आगे हम लोग चैप्टर नंबर 19 करेंगे। 19 और 20 को आप एक साथ तैयार कर लीजिएगा, बहुत बड़े चैप्टर्स नहीं है। डिबेट्स ऑन द फ्यूचर स्ट्रेटेजी आफ्टर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये चैप्टर है, और इसके बाद वाला 20th चैप्टर है। तो इन दो चैप्टर्स पर हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे कल। तब तक आप लोग इसको देख लीजिए। अगर कोई इश्यू है या समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इन्फॉर्म करिए, मैं इस पर आपसे चर्चा करूंगा। और जितने क्वेश्चंस भेजे थे इस चैप्टर के वो कंप्लीट हो गए। कल हम लोग चैप्टर नंबर 19 से शुरू करेंगे, 19 और 20 एक साथ करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, गुड नाइट।